नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर चलने वाले हैं, रेगिस्तान के सफर पर। हम जानेंगे उन अनोखी आकृतियों के बारे में जिन्हें प्रकृति ने रेगिस्तान की रेत और चट्टानों पर गढ़ा है। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी दुनिया में गोता लगाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सिर्फ रेत ही रेत, है ना? एक बहुत बड़ा ढेर। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर सच्चाई, यकीन मानिए, इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। आज हम पर्दा उठाएंगे कि इस रेत के नीचे और ऊपर आखिर छिपा क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम रेगिस्तान कहते किसे हैं। इसकी एक साफ सुथरी परिभाषा है जो इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से एकदम अलग बनाती है। तो देखिए, सीधी सीधी बात करें तो रेगिस्तान, या जिसे हम एरिड रीजन कहते हैं, वो जगह है जहां बारिश ना के बराबर होती है। अब जाहिर है, बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी कम ही होंगे और जमीन का ज्यादातर हिस्सा रेतीला मिलेगा। और मौसम, वो तो हम सब जानते ही हैं, या तो बेहद गर्म या फिर एकदम सूखा। और बस यही वो माहौल है, यही वो हालात हैं जो यहाँ की जमीन को वो अनोखे आकार देते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अनोखी आकृतियां हैं, इन्हें बनाता कौन है? देखिए, रेगिस्तान में दो मुख्य ताकतें हैं, दो कलाकार हैं जो इस विशाल कैनवास पर लगातार अपनी कला दिखाते रहते हैं। एक है हवा और दूसरा है पानी। हवा को आप एक ऐसा मूर्तिकार समझ सकते हैं जो कभी रुकता नहीं, हर पल हर दिन अपना काम करता रहता है। और दूसरी तरफ है पानी, जो रेगिस्तान में आता तो बहुत कम है, लेकिन जब भी आता है तो एक बहुत ही ताकतवर नक्काशी करने वाले की तरह जमीन का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देता है। अब ये जो हवा और पानी है ना, ये दोनों एक सिंपल से 3 स्टेप प्रोसेस में काम करते हैं। बहुत आसान है समझना। पहला स्टेप है कटाव, मतलब इरोजन, यानी जमीन को काटना, उसे घिसना। फिर आता है दूसरा स्टेप, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें वो कटे हुए रेत के कणों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप है डेपोजिशन, यानी उस सारी रेत को किसी नई जगह पर जमा कर देना। बस कटाव, ढुलाई और जमाव, इन्हीं 3 चीजों से रेगिस्तान की सारी खूबसूरत शक्लें बनती हैं। चलिए, पहले हवा के जादू को समझते हैं। हवा का काम सिर्फ रेत उड़ाना नहीं है, बल्कि वो चट्टानों को तराशती भी है और रेत के बड़े बड़े पहाड़ भी बना देती है। मतलब वो कटाव और जमाव दोनों काम करती है। इसको कहने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है कि हवा एक ऐसे कलाकार की तरह है जो कभी थकता नहीं। वो पत्थर को तराशता है और रेत को इकट्ठा करके कटाव और जमाव के बेमिसाल नमूने तैयार करता है। ये बात हवा के दोनों कामों को बहुत अच्छे से समझाती है। हवा के कटाव का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है मशरूम रॉक। होता क्या है कि हवा जब चलती है तो अपने साथ रेत के कणों को उड़ाती है। ये कण चट्टान के निचले हिस्से से ज्यादा टकराते हैं और उसे ज्यादा काटते हैं। ऊपरी हिस्सा उतना नहीं कट पाता। नतीजा, चट्टान एक मशरूम जैसी दिखती है, ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली। एक और दिलचस्प आकृति है याडांग। सोचिए, किसी जगह पर सख्त और नर्म दोनों तरह की चट्टानें एक साथ हों। हवा क्या करेगी? वो नरम चट्टान को तो आसानी से काट के उड़ा ले जाएगी, लेकिन सख्त चट्टानें वहीं खड़ी रह जाएंगी, लंबी लंबी पतली धारियों की तरह। बस इन्हीं को यारडांग कहते हैं। कभी कभी तो हवा की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो एक ही जगह से इतनी ज्यादा रेत और मिट्टी उड़ा ले जाती है कि वहां एक गहरा गड्ढा बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बड़े चम्मच से जमीन खोद दी हो। इसी गड्ढे को डिफ्लेशन हॉलो कहते हैं। ये हवा की जबरदस्त ताकत का जीता जागता सबूत है। अच्छा, हवा चट्टाने तो काटती है, पर वो कुछ बनाती भी तो है। और वो हैं रेत के टीले, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं और इनका शेप इस बात पर निर्भर करता है कि हवा किधर से और कितनी तेज चल रही है। जैसे कि बर्चन, जो बिल्कुल आधे चांद जैसा दिखता है, या फिर सेफ, जो एक लंबी सीधी लाइन की तरह होता है। और सबसे मजेदार है स्टार ड्यून। ये तब बनता है जब हवा अलग अलग दिशाओं से आती है और टीले का आकार बिल्कुल एक तारे जैसा हो जाता है। चलिए अब रेगिस्तान के दूसरे कलाकार की तरफ चलते हैं, यानी पानी। हाँ, मुझे पता है रेगिस्तान में पानी कम होता है, लेकिन यकीन मानिए, जब भी बारिश होती है तो उसका असर बहुत गहरा और देखने लायक होता है। पानी से बनने वाली 3 खास आकृतियां हैं। पहली है वादी।
ये एक सूखी नदी की घाटी होती है जिसमें सिर्फ बारिश के टाइम पे ही पानी आता है। दूसरी है ओएसिस यानी नखलिस्तान। ये रेगिस्तान के बीच में वो हरी भरी जगह है जहां जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है। और तीसरी है प्लाया, जो एक सूखी हुई झील की सपाट जमीन होती है जहां कभी पानी हुआ करता था पर अब भाप बनकर उड़ गया है। तो हमने ये समझ लिया कि रेगिस्तान कैसे बनते हैं, वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्या इनका भी कोई महत्व है? तो जैसा कि हमने देखा, रेगिस्तान की पहचान क्या है? दिन में भयंकर गर्मी, रात में उतनी ही ठंड, बहुत कम बारिश और तेज हवाएं। लेकिन ये जो मुश्किल हालात है ना, इनका भी अपना एक खास महत्व है। तो इन अनोखी आकृतियों का महत्व क्या है? ये सिर्फ बंजर जमीन नहीं है। अरे ये तो टूरिज्म के बड़े सेंटर्स हैं जहां दुनिया भर से लोग इन नज़ारों को देखने आते हैं। यहाँ बहुत से कीमती खनिज मिलते हैं और यहाँ की तेज धूप इसे सोलर एनर्जी बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। और हाँ, वैज्ञानिकों के लिए तो ये एक नेचुरल लैब की तरह है जहाँ वो पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के बारे में भी स्टडी करते हैं। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, ये जो दुनिया बदल रही है, हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, इसका इन पुरानी हजारों लाखों साल पुरानी आकृतियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इनका भविष्य भी वैसा ही रहेगा जैसा इनका अतीत था? ये वो सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।